इस प्रोग्राम के प्रायोजक हैं हैं? जियो मार्ट पे आज सेल चल रही है क्या? कल थी। अरे तो कल मंगाना था ना। आज भी। संडे हो या मंडे, जियो मार्ट पर सामान मिले सबसे सस्ता एवरीडे। जियो मार्ट, हर घर का मार्ट। वंदे मातरम। आप सभी का नेटवर्क 10 के खास कार्यक्रम चर्चा खास में स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रजनी सिंह। आज हम बात बुंदेलखंड के नास झांसी शहर की करेंगे। 1857 के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में झांसी और बुंदेलों की शौर्य गाथा प्रसिद्ध है। झांसी यूपी और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित है। झांसी एक शैक्षिक नगर है और पर्यटन विस्तार की यहाँ अपार संभावनाएं हैं। हालांकि झांसी बुंदेलखंड का सबसे विकसित जिला माना जाता है, लेकिन यहाँ भी रोजगार, पानी, स्वास्थ्य जैसी मूलभूत समस्याएं हैं। इस मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे। कहते भी हैं जब भी बुंदेलखंड का जिक्र आता है तो ये कहा जाता है कि ये अब काशी बन गया है। बिल्कुल शिक्षा जगत में बुंदेलखंड का वही महत्व है जिस तरीके से काशी का है। और झांसी उत्तर प्रदेश का एक ऐतिहासिक शहर है। रानी लक्ष्मीबाई का जब भी जिक्र होता है, झांसी इससे अछूती नहीं है। लेकिन यहाँ की भी कुछ अलग समस्याएं हैं। भले ही शिक्षा के जगत में ये अनूठी नगरी है, देश के बड़े बड़े जो शिक्षण संस्थान यहाँ पर हैं, सबसे बड़ा इंजीनियरिंग संस्थान झांसी में हो, राष्ट्रीय महत्व का देश का पहला केंद्र कृषि विद्यालय हो, लेकिन इसके बाद भी कुछ समस्याएं हैं। उन समस्याओं पर चर्चा करेंगे। पर्यटन के लिहाज से जो दर्शनीय स्थल है, झांसी का किला, रानी महल, महालक्ष्मी मंदिर, महाराजा गंगाधर राव की छतरी, गणेश मंदिर है, बहुत कुछ। लेकिन क्या उतना विकसित हो पा रहा है और कैसे विकसित कर सकते हैं? और जो समस्याएं हैं, जब बुंदेलखंड का जिक्र आता है, किसानों का चेहरा सामने आ जाता है। पानी की समस्या, जल संकट, ये बातें सामने आती हैं। लोग एक एक बूंद पानी के लिए तरसते हैं। कहीं पानी है, जहां पानी नहीं है वहां भी परेशानी है, और जहां पानी है वहां शुद्ध पानी नहीं है। हैंडपंप सूख चुके हैं, लोग कई किलोमीटर दूर से पानी लेकर आ रहे हैं। तो क्या इसी तरीके से इन समस्याओं से बुंदेलखंड जूझता रहेगा या फिर इन समस्याओं से निजात मिलेगा? क्योंकि अब सियासी लिहाज से भी देखा जाए, बुंदेलखंड के पैकेज को लेकर बार बार चर्चाएं होती हैं, बुंदेलखंड में किसानों को लेकर चर्चाएं होती हैं, और बुंदेलखंड में पानी यानी पीने का पानी मिलेगा, इस तरीके के दावे वादे किए जाते रहे हैं। तो उन वादे दावों के बीच सच्चाई क्या है, लोगों की समस्याएं क्या है, इस पर हम चर्चा करेंगे। और उन पर्यटन स्थलों का भी जिक्र करेंगे जो दूर दूर से लोग देखने तो आते हैं, लेकिन वहां पर क्या वाकई में वो उतने विकसित हैं और विकसित करने की जरूरत है। जब भी गणेश मंदिर का नाम आता है तो 1857 के स्वतंत्र संग्राम की बहादुर नायिका महारानी लक्ष्मीबाई और महाराजा गंगाधर राव का विवाह समारोह संपन्न हुआ था। ये मंदिर भगवान गणेश को समर्पित है। तो पर्यटन हो या फिर आम लोगों की पानी की समस्याएं हो या फिर शिक्षा जगत में बुंदेलखंड का जो महत्व बढ़ रहा है, जो अनूठी नगरी है, उस पर चर्चा करेंगे। तो ऐतिहासिक शहर की बात कर रहे हैं, झांसी की बात कर रहे हैं, वीरांगनाओं की धरती है झांसी, और आज इसकी बात कर रहे हैं कि यहाँ क्या कमियां हैं या यहाँ की क्या खूबियां हैं या कैसे और निखार आ सकता है झांसी की। बातों के बारे में जिक्र करते हैं। हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं, मिलवा देते हैं, तारुफ करवाते हैं। सबसे पहले तो हमारे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार दीपक चंदेल जी, इसके साथ समाज सेवी संदीप सरावगी भी जुड़ चुके हैं, और प्रज्वल यादव सपा के युवा नेता। बहुत बहुत स्वागत है तमाम लोगों का। और इसके साथ साथ लक्ष्मी नारायण इतिहासकार भी जुड़ चुके हैं, और अमित सिंह जादौन भाजपा के जो नेता है वो भी जुड़ गए हैं। तो शुरुआत में दीपक चंदेल साहब आपसे करना चाहती हूं, जब भी झांसी का जिक्र आता है, वीरांगनाओं को नहीं भूल सकते हैं, महारानी लक्ष्मीबाई को नहीं भूल सकते हैं। इसका जितना महत्व संस्कृति, कला, इन बातों को लेकर है, वहीं यहाँ की समस्याएं भी कभी बीच बीच में जिक्र होता है, तो सबसे पहले पानी का होता है। जी जी दीपक जी, जी खूबियों के बीच यहाँ की कुछ खामियां भी हैं। जी बिल्कुल। देखिए, मैं आपको बता दूं कि वीरांगना रानी झांसी का ये शहर है,
और वीरांगना रानी झांसी के अभी अभी आपने जैसे गणेश मंदिर का जिक्र किया था जहाँ पे रानी झांसी का विवाह हुआ था, उसके ठीक बगल में पानी वाली धर्मशाला जो ऐतिहासिक रानी झांसी के समय की है वो पानी वाली धर्मशाला है। इस पानी वाली धर्मशाला के साथ ये हमेशा दुर्भाग्य जुड़ा रहा है कि इसकी प्रॉपर देखभाल न होने के कारण, इस पे ध्यान न देने के कारण इसको तीन बार पूरी तरह से खाली कराने के बाद फिर भरा गया, लेकिन जलकुंभी का साम्राज्य बार बार इसमें स्थापित होता है। अगर इस पानी को हम सहेज लें तो मुझे लगता है कि पुरानी झांसी जो घनी आबादी में बसी हुई है, घनी बस्तियों में बसी हुई है, और जो पानी के लिए हाहाकार कर रही है, जहाँ टैंकर भी नहीं पहुंच पाते, इतने सकरी गली कूचों में पुरानी झांसी बसी है, अगर इस पानी को हम सहेज लेते हैं तो लगभग आधी झांसी जो पुरानी झांसी है उसको हम पानी दे सकते हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि किसी का ध्यान इस तरफ नहीं गया है। सौंदर्यीकरण के नाम पे 3 बार करोड़ों अरबों का बजट इसमें खर्च हो चुका है, लेकिन इसकी जिम्मेदारी लेने के लिए कोई तैयार नहीं। अब ऐसी स्थिति में हम वीरांगना की बात करते हैं, वीरांगना के नाम पे इस झांसी शहर की पहचान की बात करते हैं, लेकिन शायद ही कोई भी व्यक्ति, कोई भी राजनेता, कोई भी पत्रकार, कोई भी बुद्धिजीवी, कोई भी चिंतक, कोई भी साहित्यकार, किसी भी वर्ग का व्यक्ति ये कहने की स्थिति में नहीं है कि झांसी के लोग और झांसी पानी के मामले में समस्या मुक्त है। आपको एक चीज और बता दूं जी, झांसी से महज 12 किलोमीटर दूर है रक्सा कस्बा, महज 12 किलोमीटर। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि पानी वहां पर बिकता है, लोग पानी खरीदते हैं। सवाल यहाँ पे नीति और नियत पे नहीं है, सबसे बड़ा सवाल है कि हमारा मैनेजमेंट क्या है। हमारे पास प्रॉपर बजट है जो हम लगातार खर्च कर रहे हैं। आतिया ताल के सौंदर्यीकरण के नाम पे खर्च हो रहा है, लक्ष्मी ताल के सौंदर्यीकरण के नाम पे खर्च हो रहा है। ऐतिहासिक आतिया तालाब जहाँ रानी झांसी के हाथी नहाते थे, पूर्व में उसका नाम हाथिया तालाब था, कालांतर में प्रचलन में वो आतिया तालाब। नहीं तो नाम है जब इतना झांसी का, तो फिर काम क्यों नहीं हो रहा है? सवाल तो यही है सबसे बड़ा कि जिम्मेदारी लेने के लिए कोई तैयार नहीं है। और कोई भी व्यक्ति दावे, देखिए कोई सरकार कोई भी हो, हाँ। मैं ये नहीं कह रहा कि भाजपा की सरकार हो, समाजवादी पार्टी की सरकार हो, कांग्रेस की सरकार हो, बहुजन समाज पार्टी की सरकार, उत्तर प्रदेश में जितनी सरकार है, सरकारें योजनाएं जनता के कल्याण के लिए बनाती है, इसमें कहीं कोई शक और शुबा नहीं है। लेकिन अगर सीधे तौर पे इसका जिम्मेदार ठहराया जा सकता है तो उस योजनाओं को इम्प्लीमेंट करने वाली उत्तरदायी संस्थाओं को, उत्तरदायी व्यक्तियों को, उत्तरदायी जनप्रतिनिधियों को। जी चलिए ठीक है, समाज सेवी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप सरावगी जी, आप इनकी बात से क्या इत्तेफाक रखते हैं दीपक जी की बात से? और क्योंकि ये बुंदेलखंड का प्रवेश द्वार है, जब यहाँ पर पानी जैसे मूलभूत सुविधाओं के लिए लोग परेशान हो रहे हैं, फिर बाकी तो दूसरी बातें हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं दीपक जी कि काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है आदमियों को। जो होना चाहिए कायदे से, माननीय लोगों को जो करना चाहिए, वो व्यवस्थाएं झांसी वासियों को मिल ही नहीं रही। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, जिनके नाम से पूरा झांसी जाना जाता है, लेकिन जो मतलब सिर्फ ये मान के चले हम लोग औपचारिकता कर रहे हैं। लक्ष्मी ताल जिसका सुंदरीकरण सबसे बेस्ट हो सकता है, हाथिया तालाब जिसके लिए बहुत अच्छा हो सकता है दीपक जी कह रहे हैं, या हमारे यहाँ धर्मशाला जिसको कम से कम हमारी समझ में हमारे देखते देखते 5-7 बार तो खाली कराया गया, लेकिन सही व्यवस्था नहीं हो पा रही है। बल्कि वहां जब वो खाली होती है तो काफी लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उसकी मिट्टी उठती है, ट्रैक्टर लगे रहते हैं, दोबारा सड़क खराब हो जाती है और दोबारा पानी भर जाता है। और ये सबरा काम तभी होता है जब बरसात आने वाली हो। ऐसी काफी दिक्कतों का सामना हमारा झांसी के लोग कर रहे हैं। लेकिन एक अच्छे समाज सेवी होने के नाते, मातृ शक्ति हो या यहाँ के जो लोकपाल हैं, उनकी जो परेशानी है उनका निवारण करने का काम मैं स्वयं और मेरी संघर्ष सेवा समिति समय समय पर करती रहती है। लेकिन जो अपेक्षा हम लोगों को करना चाहिए, सरकार भी ध्यान देती है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन कुछ लोग हैं, तथाकथित कुछ ऐसे लोग हैं जिनके कारण वास्तविकता में बहुत तरक्की रुकी हुई है। झांसी की किले का भी सौंदर्यीकरण भी फिलहाल माननीय हमारे तेजस्वी
जो मोदी जी हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी, उनके जब वो झांसी आए थे तभी बहुत सारा सुंदरीकरण हुआ। तो हम झांसी वासी तो इसी बात की प्रार्थना करते थे भगवान से कि हर 2-4-6 महीने में, एक आध साल में एक आध राउंड हमारे प्रधानमंत्री जी या मुख्यमंत्री जी यहाँ पे आते रहे, जिससे कुछ तो उद्धार हो हमारा झांसी वासियों का। पानी की समस्या के लिए भी ये बात सत्य है कि कोई विशेष ध्यान अभी तक नहीं दिया जा रहा है। जिस तरह से होना चाहिए था वो ध्यान नहीं दिया जा रहा है। बिल्कुल, ये कला संस्कृति से भी जुड़ा हुआ है, शिक्षा जगत के लिए भी एक तरीके से हब है। इस पर भी हम चर्चा करेंगे आगे, लेकिन इस वक्त हम सपा के युवा नेता हमारे साथ जुड़े हैं, प्रज्वल यादव जी। सियासी गढ़ के रूप में भी झांसी काफी महत्व रहा है, क्योंकि बुंदेलखंड का प्रवेश द्वार है, बुंदेलखंड का जिक्र होता है, वहां पर कई सभाएं हुई, रैलियां हुई, दावे वादे हुए, लेकिन देखिए उसके बाद भी कुछ नहीं हो पा रहा है। जी प्रज्वल जी। जी हाँ जी। देखिए, सबसे पहले तो पानी की समस्या की जो बात चल रही थी, मैं उसके बारे में आपको अवगत करा दूं कि झांसी शहर की तकरीबन जनसंख्या मेरे हिसाब से 6 लाख के लगभग होनी चाहिए, जिसके हिसाब से मैं आपको बता दूं कि 5 वर्ष पहले स्मार्ट सिटी का दर्जा झांसी को प्राप्त कर दिया गया था। वही स्मार्ट सिटी जिसमें आज तक पाइपलाइन भी पूरी झांसी में नहीं बिछी हुई है, और पानी की इतनी विकराल समस्या है। मैं आपको बता दूं कि 78.51 MLD के लगभग आवश्यकता, एक अनुमान अगर देखा जाए तो 78.51 MLD कम से कम पानी चाहिए झांसी सिटी को, जिसमें मैं आपको बता दूं कि 74.32 MLD समाजवादी सरकार में पूरा कर दिया गया था, जिसके बाद से लेके आज तक उसमें 5% की भी बढ़ोतरी नहीं हुई है। तो इसके लिए कौन इसमें जिम्मेदार है वो आप सब जानते हैं। बाकी रही बात, और अगर झांसी में और भाजपा जब से सरकार बनी है, मैं समाजवादी छात्र सभा से जिलाध्यक्ष हूं, तो छात्रों के मुद्दों की अगर बात करें तो एक मामला है बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में। अभी करंटली शायद आपके पास भी वो वीडियो आया हो या चला है न्यूज में हर जगह। अभी झांसी का बड़ा मुद्दा इस समय बना हुआ है, बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में ABVP के अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कुछ छात्रों द्वारा, जिनमें से पदाधिकारी भी उसमें साफ साफ वीडियो में दिख रहे हैं, उसमें ABVP के छात्र साफ दिख रहे हैं, ठीक है, उनके द्वारा। हाँ ठीक है, हम सियासत से थोड़ा सा हटके हम कोशिश ये कर रहे हैं कि जो समस्याएं हैं उनका हल निकालने की कोशिश करें। और अब मेरी भी आपसे यही गुजारिश है कि अगर संभव हो तो इन समस्याओं का हल बताने की कोशिश करिए। पानी की समस्याओं के आपने कहा आपकी सरकार ने बहुत कुछ किया, अब आप कह रहे हैं कुछ नहीं हो रहा, कैसे इस समस्या का हल कर सकते हैं ये भी तो बताइए। समस्या के हल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि एक तो जो क्या नाम है, अभी इसकी जांच चल रही थी, उसका ऑडिट ही आज तक क्लियर नहीं हो पाया। तो कहीं ना कहीं इसको एक नेतृत्व की बहुत ज्यादा जरूरत है। जो पानी की समस्या एक खारेपन की और वो उसकी पानी गंदे की बहुत बड़ी समस्या थी झांसी महानगर में, तो उसकी भी अभी जांच चल रही है, जिसमें अभी तक वो कंप्लीट नहीं हुआ है। तो मुझे लगता है कि अभी पहले तो यही क्रियाएं पूरी शुरू हो जाए। पानी इतना गंदा आता है महानगर में, इसकी कोई सीमा नहीं है। और रही पानी की समस्या से निजात पाने के लिए, तो उसके लिए पाइपलाइन, सबसे बड़ी समस्या यही है कि पाइपलाइन नहीं बिछी हुई है। अभी जब तक पाइपलाइन पूरी नहीं होगी पानी की समस्या कहीं हमें लगता है कि बेहतर हो पाएगी। बिल्कुल ठीक है। दीपक चंदेला जी, अब क्योंकि सियासतदान अपनी सियासी रोटियां सेकते हैं, इन्होंने भी कह दिया कि हमारे वक्त में तो अच्छा काम हुआ लेकिन अब नहीं हो रहा है, लेकिन क्या वाकई में हकीकत है? मैं तो जब से सुनती आ रही हूँ, ये सुन रही हूँ कि बुंदेलखंड में हमेशा से ही रही है ये पानी की समस्या हो या फिर अन्य जो समस्याएं, किसान भी परेशान रहते हैं। है कि 78 पॉइंट समथिंग उन्होंने MLD पानी की बात की है। झांसी को, इनके पास प्रॉपर आंकड़ा नहीं है, मैं आपको आंकड़ा दे देता हूँ। झांसी को 85.86 MLD पानी चाहिए। और जिस समय ये समाजवादी पार्टी की सरकार की बात कर रहे हैं कि 74 पॉइंट कुछ हमने MLD पानी दिया था, उस समय झांसी की रिक्वायरमेंट 82 कुछ MLD पानी की आवश्यकता थी। उस समय भी पानी की आपूर्ति पूरी नहीं थी, पानी की आपूर्ति आज भी पूरी नहीं है। और एक बात इन्होंने, प्रज्वल जी ने बिल्कुल ठीक कहा है कि हर घर जल जो पेयजल योजना है, केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, राज्य सरकार उस पर काम कर रही है, उस पर खुदाई हो रही है, गलियां खुद रही है, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि खुदने के बाद उनकी प्रॉपर मरम्मत नहीं हो रही। और अभी तक उस योजना के तहत घरों में पाइपलाइन से पानी शुरू नहीं हुआ। न्यूनतम आवश्यकता भी पानी की कम से कम झांसी में पूरी नहीं हो रही है, पूरे बुंदेलखंड में तो बहुत विकराल स्थिति है। और जो किसानों की आपने चर्चा की, जिले में हाल ही में
लगभग आधा दर्जन से अधिक घटनाएं ये ऐसी हो चुकी हैं जिसमें किसानों की फसलें खराब होने से पानी की कमी के कारण उन्होंने अपनी जान दे दी। इनमें कई किसान ऐसे थे जिनकी बेटियां शादी लायक थी, जिनके ऊपर फसल को सुरक्षित करने का, फसल के लिए पानी की व्यवस्था करने के लिए साहूकारों तक का कर्जा था। और ऐसा नहीं है कि ये जानकारी यहाँ के जनप्रतिनिधियों को नहीं हो, ये जानकारी यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों को नहीं हो, ये जानकारी यहाँ के बुद्धिजीवी वर्ग को नहीं हो। लेकिन सवाल मैं फिर पहले वाली बात दोहरा रहा हूँ कि जिम्मेदारी लेने के लिए कोई नहीं है। बिल्कुल। और ऐसे जो अधिकारी हैं जिनके कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी है, जमीनी स्तर पर जो बजट है उसके लिए जो भी काम करना है वो उन्हें करना है, लेकिन वो नहीं कर रहे हैं। ऐसे कोताही बरतने वालों के खिलाफ तो फिर कार्रवाई भी होनी चाहिए। ठीक है, हमारे साथ भाजयुमो के नेता भी जुड़े हुए हैं। अमित सिंह साहब, आवाज आ रही है क्या मेरी? अमित जी, पानी की समस्या तो है ही, इसका जवाब मैं आपसे लेना चाहती हूँ, क्योंकि बार बार सपा ये कहती है कि हमने इतना एमएलडी पानी दिया, लेकिन जब सरकारें बदली, हालात बदले, तो वो समस्याएं जस की तस बनी हुई, क्योंकि उस तरीके से ध्यान नहीं दिया गया। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बुंदेलखंड प्यासों की नगरी पहले रहा है, लेकिन जब से हमारी भाजपा की सरकार आई है, 2900 करोड़ का एक हम लोग हर घर जल की जो योजना लाए थे, हमारी प्रत्येक विधानसभा में उस पर काम चल रहा है। लगभग काम हमारा 70 से 80% काम पूरा हो चुका है। और हमारे मित्रों को सबको जानकारी होगी कि हर घर नल की योजना के तहत हम लोग हर घर एक नल भेज रहे हैं, जिससे पानी की समस्या पूर्ण रूप से समाप्त हो जाए। पिछली सरकारों ने क्या किया है, क्या नहीं किया है, आप सब भी जानते हो और हम भी जानते हैं कि अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए तालाब खोदे जाते थे, अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए डैम बनाए जाते थे, और जिस प्रकार की जो राजनीति यहाँ पर होती थी, नेताओं की जो व्यक्तिगत जो समस्याएं थी, वो लोग अपना पेट भरने का काम करते थे, लेकिन एक प्यासे किसान की प्यास कभी किसी ने नहीं बुझाई। तो अमित सिंह जी, ये कहा जा रहा है कि पाइपलाइन बिछ रही है, कब बिछेगी? और वो नहीं, काम ठीक से नहीं हो पा रहा, जो फटाफट होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है ना। देखिए, काम चूंकि बड़ा था, पिछली सरकारों ने कुछ काम उस प्रकार से किया नहीं। यदि वो लोग उस काम में बड़े होते तो दिक्कतें कम आती। पिछली सरकारों में समस्याएं हर एक विभाग से एनओसी लेनी पड़ती थी, लेकिन हमारी सरकार ने एक नियम चलाया जिसमें एक ही जगह से सारी एनओसी क्लियर होंगी और हमारा काम तुरंत चालू होगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि पिछले लगभग 2 साल पहले हमारे योगी आदित्यनाथ जी ने हर घर नल योजना का जो काम चालू कराया था, लगभग 70% वो काम पूरा हो चुका है। ठीक है। और हर एक गांव में, हर एक घर में, हर एक किसान के घर में, जो भी गरीब इंसान है उसके घर में नल पहुंचने का काम हमारी सरकार करा रही है। ठीक है, हमारे साथ इतिहासकार लक्ष्मी नारायण जी भी जुड़े हैं। लक्ष्मी नारायण जी, इन तमाम समस्याओं के साथ साथ एक बात भी सच है कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच झांसी एक सेतु का काम करता है। बुंदेलखंड की कई समस्याएं हैं, इनमें रोजगार भी है, लेकिन क्या आपको लगता है धीरे धीरे सरकार इसकी तरफ ध्यान दे रही है? जिस तरीके से पिछले दिनों 72 घंटे में कहा गया कि अब नए उद्योग लगाने की अनुमति मिलेगी और 1000 दिन तक अब कोई इंस्पेक्शन नहीं होगा, इन सबसे क्या रोजगार की समस्या भी दूर होगी? ये एक सेतु है दोनों तरफ। देखिए, ये बात सही है कि बुंदेलखंड वर्तमान में एक समस्याग्रस्त क्षेत्र है, जहां रोजगार, पानी का संकट और पलायन, इन तीनों की स्थिति अभी भी है। राजनेताओं की बात करें, राजनीतिक दलों की बात करें, तो लगातार हर सरकार ने यहाँ तमाम बड़ी बड़ी योजनाओं का दावा किया, उन पे काम भी हुए, लेकिन जो परिवर्तन हमको दिखने चाहिए थे वे परिवर्तन दिखाई नहीं देते हैं। जैसे पानी की बात करें तो अलग अलग नाम से और अलग अलग तरीके से, चाहे बसपा की सरकार हो, चाहे सपा की सरकार हो, चाहे वर्तमान में भाजपा की सरकार हो। मैं आपको एक उदाहरण देके बात करता हूँ। झांसी नगर से सटा हुआ एक जगह है रक्षा। उस जगह को हम लोग इतने करीब से देख रहे हैं। 15 साल पहले जब यहाँ बसपा की सरकार थी, उस रक्षा कस्बे के लोग, मात्र शहर से 10 किलोमीटर की दूरी पे है, लोग डब्बे से पानी खरीदते थे। फिर प्रदेश में सपा की सरकार आई, वहां के लोग तब भी डब्बे से पानी खरीदते थे। फिर बीजेपी की सरकार आई, वहां के लोग अब भी डब्बे से पानी खरीद रहे हैं। कभी 7,266 करोड़ रुपए का केंद्र सरकार ने स्टेट को पैकेज दिया, 2 राज्यों में बटा, फिर 11,000 करोड़ रुपए का
पीने का पैकेज मिला, केंद्र में सरकारें बदली, स्टेट में सरकारें बदली, लेकिन वो मैं उस जगह की बात कर रहा हूँ जो सिटी से सटा हुआ है। वहाँ के लोग अभी भी डब्बे का पानी खरीदते हैं। 125 किलोमीटर के रेडियस में फैले इस जिले में सोचिए, जो मुख्यालय से 125 किलोमीटर दूर है, वहाँ के लोग पानी किस तरह जुटाते होंगे। मेन संकट पीने के पानी का है। देखिए लक्ष्मी नारायण जी, बजट है, पैकेज है, केंद्र से लेकर राज्य सरकार तक सजग है, लेकिन ये जमीनी स्तर पर जो अधिकारी हैं क्या वो ठीक से काम नहीं कर रहे? उनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। दरअसल क्या है कि जो योजनाएं इम्प्लीमेंट होती हैं या योजनाएं जो बनाई जाती हैं, उनको बनाने और जिनके लिए बनाई जा रही है उनके बीच कम्युनिकेशन का गैप होता है। मैं आपको फिर से एक उदाहरण देके बात करूंगा। झांसी शहर में एक तालाब है, लक्ष्मी तालाब, बहुत बड़ा तालाब है। बिल्कुल। वो ठीक है कि उस तालाब का पानी सीधे आप पीने में इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप अगर बहुत बड़े क्षेत्रफल में पानी का स्टॉक करते हैं, कंजर्वेशन करते हैं, तो कम से कम वहाँ का वाटर लेवल बढ़ता है, वाटर रिचार्ज होता है। लेकिन वहाँ इससे पहले एक योजना बनी 54 करोड़ की, लगभग 45 से 50 करोड़ रुपए खर्च हो गया, तालाब में कुछ भी नहीं हो पाया, करप्शन के आरोप लगे, कई तरह बीजेपी की सरकार में काम हुआ, बीजेपी के 2 विधायकों ने उसमें घोटाले का आरोप लगाया, कोई अफसर जेल नहीं गया। अब उसमें नई योजना आ रही है, अब स्मार्ट सिटी के तहत फिर से उससे पैसे खर्च होंगे। तो सवाल ये है कि जो पुराना घोटाला हुआ या नहीं हुआ वो पब्लिक को बताया जाए। भाई बीजेपी के ही 2 विधायकों ने कहा था कि इसमें घोटाला हुआ, अब सब चुप्पी हो गई। अब स्मार्ट सिटी के तहत उसमें फिर पैसा दिया जाना है। उस घोटाले को, ये जो घोटाला है ये सबका बंटाधार कर रहा है, यानी जितना बजट आ रहा है वो वहां पर जा रहा है और विकास नहीं दिख रहा है। लेकिन एक बात तो आप मानते होंगे, ठीक है, एक बात तो आप मानते होंगे कि कम से कम शिक्षा जगत में जैसे कि हब बनता जा रहा है शिक्षा का, कई प्रमुख संस्थान है, सबसे बड़ा इंजीनियरिंग संस्थान है झांसी में प्रदेश का, देश का पहला केंद्रीय कृषि विद्यालय, इस दिशा में तो कम से कम झांसी ने तरक्की की है। नहीं, काम तो देखिए, काम कई दिशा में हो रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। समयबद्ध रूप से काम हो रहे हैं। पानी के बारे में भी ठीक है, इतनी निगेटिव बातें हैं, लेकिन 11,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है जो बुंदेलखंड और विंध्याचल को लेकर है। तो ऐसा नहीं है, वो पानी आएगा, लोगों के घरों तक तो पहुंचेगा ही पहुंचेगा। यानी थोड़ा सा इंतजार। हाँ, यहाँ सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी है, इंजीनियरिंग कॉलेज है और मेडिकल कॉलेज है। ये सब तमाम लंबे समय की प्रक्रियाओं में बने हैं। और चलिए उम्मीद भी यही करते हैं कि ये जो लंबी प्रक्रिया है जल्द से जल्द पूरी हो और पानी की समस्या दूर हो और झांसी का नाम एक बार फिर से इतिहास में तो है ही दर्ज, अब लोगों की जुबान पर भी हो कि झांसी सबसे अच्छा है, सबसे प्यारा है, सबसे सुंदर है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का हमसे चर्चा में जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। बहरहाल झांसी बुंदेलखंड का प्रवेश द्वार है। झांसी हालांकि बुंदेलखंड के सबसे विकसित जिला माना जाता है, लेकिन झांसी जिले और इसके सबसे बड़े शहर झांसी को विकास की दरकार है। यहाँ पानी की कमी रहती है, कभी कभी जिला सूखा भी हो जाता है और सूखे को भी झेलना पड़ता है। बुंदेलखंड के युवाओं को रोजगार चाहिए, साथ ही यहाँ लघु उद्यम और शिल्प को भी बढ़ावा देने की जरूरत है। इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं, फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद।